प्रायोजक हैं गोल्डी मसाले। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। और आज के मुद्दे में हम बात करेंगे मंडल 2 की। जी हां, मंडल 2 की बात करेंगे। क्या है ये मंडल 2, क्यों हो रही है ये राजनीति, इस सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ में एक बहुत खास मेहमान भी जुड़े होंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। यूपी के पूर्व सीएम कल्याण सिंह जब से अस्पताल में भर्ती हुए थे, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और मंत्री आए दिन उनका हालचाल लेने जाते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और दूसरे मंत्री विधायक पूर्व सीएम की तबीयत के बारे में जानकारी लेते रहे। यहाँ तक कि सीएम योगी आदित्यनाथ हर हफ्ते अस्पताल जाकर उनकी खैरियत पूछा करते थे। कल्याण सिंह की अंतिम यात्रा से लेकर दाह संस्कार तक योगी साय की तरह रहे और खुद व्यवस्थाएं संभालते दिखाई दिए। अगर बात की जाए राजनीतिक एक्सपर्ट की, तो सभी कल्याण सिंह को मंडल कमंडल की राजनीति का प्रयोग बताते हैं। कल्याण के निधन के बाद बीजेपी के दिग्गज नेताओं ने दुख व्यक्त किया और उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। भरपाई के लिए उनके आदर्शों, उनको संकल्पों को लेकर के अधिकतम पुरुषार्थ करें और उनके सपनों को पूरा करने में कोई कमी न रखें। मैं भगवान प्रभु श्री राम को उनके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि प्रभु राम कल्याण सिंह जी को अपने चरणों में स्थान दे। नेतृत्व काल को जो मैंने देखा है, मैं कह सकता हूं कि सभी सच्चाई को स्वीकार करते थे, पक्ष हो अथवा प्रतिपक्ष। वह एक कुशल प्रशासक हैं। भ्रष्टाचार के वह सख्त खिलाफ थे और साथ ही साथ जो समाज के पिछड़े हैं, वंचित हैं, उनके प्रति जो उनकी संवेदनशीलता थी। लोक आस्था और लोक कल्याण के लिए पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। आज वे हमारे बीच में भौतिक रूप से नहीं, लेकिन उनके विचार, उनके कृतित्व सदैव उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को, भारतीय राजनीति को प्रेरणा और प्रकाश प्रदान करती रहेगी। सामान्य परिवार में जन्म लेके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तक का सफर, और उसमें भी अयोध्या में भगवान श्री रामचंद्र की जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो, ये उनका संकल्प था। और ये संकल्प उनके बिना पूरा नहीं हो सकता था। 90 के दशक में जब देश भर में मंडल की राजनीति तेज हुई, तब जवाब में आरएसएस को यूपी में एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो उनके हिंदुत्व के रथ को हाँकते हुए पिछड़ी जाति की राजनीति में भी खरा उतरे। संघ की यह खोज कल्याण सिंह पर जाकर पूरी हुई। कल्याण सिंह लोधी समुदाय से थे, जिनकी आबादी सेंट्रल यूपी से पश्चिम यूपी तक फैली हुई है। पिछड़ों की आबादी में यादवों और कुर्मी के बाद तीसरे नंबर पर इस समाज की संख्या बताई जाती थी। इसी तीसरे नंबर को साधने का प्रयास बीजेपी ने शुरू कर दिया है। बीजेपी में सबसे पहले पिछड़ों की राजनीति के साथ हिंदुत्व का प्रतीक कल्याण सिंह ही थे। 2013 में जब अमित शाह यूपी के प्रभारी बने, तो संगठन से लेकर सियासी रणनीति तक में कल्याण युग के फॉर्मूले का असर नजर आने लगा था। पार्टी ने ओबीसी और हिंदुत्व की रणनीति को फिर से धार दी है। संगठन का ढांचा भी बदला। पिछड़ों की भागीदारी संगठन में बढ़ी। ओबीसी, दलित और महिलाओं के लिए हर स्तर पर अलग से पद सृजित किए गए। 2017 के चुनाव में भी ध्रुवीकरणों के मुद्दों के साथ पिछड़ों को जोड़ने की सोशल इंजीनियरिंग संगठन के चेहरों के चयन को लेकर चुनावी अभियान तक साफ दिखी। और अब 2022 के चुनाव नजदीक आते ही पिछड़ों को जोड़ने की मुहिम दिखाई देने लगी है। कल्याण सिंह के निधन के बाद एक बार एहसास होने लगा है कि मंडल के दौर की पुनरावृत्ति संभव है और बीजेपी ने कल्याण की मौत के बाद अब उनकी यादों के सहारे चुनावी वैतरणी पार करने की कवायद शुरू कर दी है और इसी बहाने मंडल कमंडल का दौर याद आने लगा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। जी हाँ, तो मंडल 2 की राजनीति शुरू हो गई है
और हमारे साथ में एक बहुत खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हम उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। संजय निषाद जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं निषाद पार्टी के। और आजकल चूंकि मंडल 2 की राजनीति बहुत तेज गति से चल रही है, ऐसे में ये बहुत ही प्रासंगिक हो जाता है कि मंडल 2 राजनीति के अगवाकार कौन होंगे, क्योंकि मंडल 1 राजनीति में मुलायम सिंह यादव, कल्याण सिंह जैसे सरीखे नेता थे। मुलायम सिंह अभी जीवित है, लेकिन कल्याण सिंह जी अब हमारे बीच में नहीं है, उनकी आज अंत्येष्टि भी हो चुकी है। और अब जिस तरह से जातिवाद जनगणना को लेकर के आज 14 दलों का एक संगठन प्रधानमंत्री से जिसने मुलाकात की थी, बिहार के मुख्यमंत्री ने उसकी अगुवाई की थी, उनके साथ में तेजस्वी विपक्ष के नेता तेजस्वी कुमार भी थे, तो पूरे बिहार के नेताओं ने उनसे मुलाकात की थी। और हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश और बिहार 2 ऐसे प्रदेश हैं जहां पर जाति के बिना राजनीति नहीं हो सकती। तो 1990 के दशक में जब मंडल की राजनीति शुरू हुई थी, कमंडल की राजनीति आई थी, तब से लेकर के करीब 3 दशक 4 दशक आगे हो चुके हैं और अब एक बार फिर से मंडल की राजनीति काफ़ी जोर पकड़ रही है। हम संजय निषाद जी का रुख करेंगे। संजय निषाद जी, बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ चैनल पे। चैनल को आपने इस लाइक किया और इस जो आज का दिन है, ये हम लोगों के लिए तो बहुत दुख का दिन है कि हमारे कल्याण सिंह जैसे जो इस देश में इतिहास रचा था शिक्षा के क्षेत्र में, कैसे शासन चलाए जाते हैं, कैसे प्रदेश चलाए जाते हैं, उन्होंने एक आदर्श पेश किया था। और आदर्श की राजनीति बहुत कम होती है, आदर्श राजनीति बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन जो उन्होंने कानून बनाया था, जो उसको आदर्श के रूप में आज भी सभी पार्टियां उनको देखना चाहती है। अभी जो आपका भाषा सुन रहा था कि मंडल कमीशन, हाँ बोला जी आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। की राजनीति मंडल और कमंडल और मंडल 2 की बात करते हैं, क्योंकि मैं तो भाई पेशे से चिकित्सक था। भारतीय जनता पार्टी हमारे समाज के मुद्दों को, हमारे समाज के जो प्रॉब्लम समस्या थी, उसे अपना एजेंडा बनाया कि एक तो आरक्षण का समस्या है, हमारे तालघाट नदी रोजी रोटी की समस्या, शिक्षा का समस्या है, और हमारे समाज के लोगों की जो संख्या के आधार पर इस देश को क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था। तो अंथा सेमेन अंगियार कमेटी ने रिपोर्ट दिया था कि ये मछुआरे अंग्रेजों को मारकर भगाए थे और अंग्रेजों ने इन्हें क्रिमिनल कास्ट अपराधी जनजाति घोषित किया था, इन्हें कानून बनाकर उजाड़ा था। इनका ताल घाट नदी जो भी रोजी रोटी जीविकोपार्जन के संसाधन है, वो अंग्रेजों ने इनका छीना था। अंथा सेमेन अंगियार कमेटी 1949-50 में बना था, इसका रिपोर्ट भी लागू दिया गया था 31 दिसंबर 1952 को। कितना घोर काला कानून, काला दिवस था कि देश आजाद होने के बाद 5 साल 16 दिन ये मछुआ समुदाय देश में गुलाम था। 31 अगस्त 1952 को हमारे समाज के एक नेता पैदा हुए थे, चंद्रिका राम निषाद, जो कलकत्ता से जीत के आए थे, और उनके साथ 8 सांसद थे। उस 8 सांसदों ने सदन में आवाज उठाई। 10,000 लोग उस जमाने में सदन के सामने बैठे थे। तो बस एक लाइन तो 31 अगस्त 1952 को हम काला कानून हटा, लेकिन संविधान में हम अजवार, गौड़, तुरैया, खरवार, बेदार, करोड़, कोली 7 नामों से हम अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं। राष्ट्रपति ने 1961 को केवट मल्लाह को गिनने के लिए भी कहा कि केवट मल्लाह बार हैं, हाँ कश्यप कहार तुरैया हैं, लिख दिया कि प्रजापति कुमार जो है शिल्पकार हैं। उस फाइल को कांग्रेस ने गायब करा दिया, मुकुल वासवी शैलजा ने, हमने मुकदमा लिखा रखा। तो जब राष्ट्रपति ने हमें मान लिया कि ये अनुसूचित जातियों की ये सरनेम है, पर्यायवाची जातियां हैं, तो हमारे जातियों को पिछड़ी में डाल कर जाति का लेबल लगाकर आज के दिन में हमें बर्बाद किया गया मंडल के, जो आपने 1992। तो हम तो मंडल कमीशन को इस मछुआ समुदाय के लिए काला कमीशन समझता हूँ। जब हमारे ऊपर जाति का लेबल लग गया तो ये जो 80% लोग जो कचहरी में इनके अधिकारी कर्मचारी, जब हम जेल में बंद थे, पहला चुनाव हमारे लोगों को जेल में बंद रहे तो हम लोग पहला चुनाव ही नहीं लड़ पाए। तो जब पहला चुनाव ही नहीं लड़ पाए तो हमारा जो प्रतिनिधित्व था वो 0 हो गया लोकसभा में। और जब लोकसभा में प्रतिनिधित्व हो गया और जो अंग्रेजों की सेवा करते रहे वो मलाई खाने लगे, वो आरक्षण पर जो 27-23% का आरक्षण अनुसूचित का उसमें कर लिया। वो अधिकारी कर्मचारी आज मौजूद हैं। लखनऊ का एक अधिकारी ने संजय निषाद जी, ठीक है संजय निषाद जी, ठीक है जी हमें बर्बाद करने के लिए आए और बर्बाद है। बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा राज्यपाल को कि 31 दिसंबर 2016 को
राज्यपाल ने नोटिफिकेशन करके अधिसूचना जारी करके ये कह दिया केवट मल्ला पिछड़े में नहीं है, ये कश्यप कहा पिछड़े में नहीं है, हमें निकाल दिया और कहा ये पिछड़े में नहीं है, ये अनुसूचित के हकदार है, और ये भी कह दिया कि कंप्यूटर से निकाल दो। संजय निषाद जी, 4 साल से हम लगते हैं। संजय निषाद जी, मैं एक बार, हमारे दर्शक ये बात समझना चाहते हैं कि अगर उन्होंने आपको पिछड़े में डाल दिया दलित से निकाल के, तो आप चुनाव लड़ने से वंचित कैसे हो गए? 52 पहला चुनाव हुआ था 1952 में, हमारे लोग जेल में थे, क्रिमिनल कास्ट घोषित किया था 12 अक्टूबर 1867। बहुत पुराने इतिहास की बात संजय जी, हम बहुत पुराने इतिहास की बात ना करें, मगर वर्तमान की बात करें। कल्याण सिंह जी अब हमारे बीच में नहीं रहे, आप कितनी बड़ी क्षति मानते हैं, कैसे देखते हैं उनके इस इंतकाल को? समाज का कहा जाता है, जिस समाज का राजा होता है वो समाज ताजा होता है। जिस समय मछुआ समुदाय समझा कि लोधी भी मछुआ का एक हिस्सा है, एक हमारा पार्ट है, लोधी जाति हमारा है, और जब लोधी कश्यप और निषाद एकता मंच बनाया था, उन्होंने शादी की मनोहर लाल निषाद के यहाँ, तब पूरा देश जाना कि लोधी भी निषाद है, मछुआ है। उस समय पूरे देश के निषादों का सीना चौड़ा हो गया था। जिस समाज का राजा होता है वो समाज ताजा होता है, लेकिन दुर्भाग्य था कि हमारे उपजातियों को इन लोगों ने इतना कबाड़ा बना दिया था पिछली सरकारों ने कि हमारा शिक्षा का अभाव होने के नाते नहीं जान पाए। अब मेरे वंश का मेरे समुदाय का, मेरे खून का मुख्यमंत्री बना कल्याण सिंह ने, लेकिन हम लोग मछुआ समुदाय की तरफ से उनका स्वागत नहीं कर पाए, कोई कानून नहीं बनवा पाए। तो किस बात का आज के दिन में उनका जाना हम लोगों के लिए बहुत खल रहा है। अब नई पीढ़ी तैयार हो गई, उनके बेटे हैं, हम लोग सत्ता के नजदीक है। भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दूंगा कि दिल्ली में सारे शीर्ष नेतृत्व ने बुलाकर मछुआ समुदाय को। संजय निषाद जी, आपकी बात लगातार भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से हो रही है, अमित शाह जी से भी हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो मंडल और कमंडल दोनों की राजनीति करती है। और कल्याण सिंह जी एक और जहां मंडल के नेता माने जाते थे, वहीं कमंडल भी साथ में लेकर के चलते थे, राम के सबसे बड़े भक्त थे। पिछली सरकारों ने तो हमारे इतिहास को ही खत्म कर दिया था। आज इलाहाबाद में श्रृंगेरपुर में खुदाई हुई, 1977 में खुदाई हुई, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, 5 बार वहां हेलीकॉप्टर उतारी थी, और निषाद राज के किले की खुदाई कराई, और सिलेबस में एक लाइन का नहीं लिखवाया कि निषादों में राजा थे। निषाद राज ने अपनी सेना देकर राम को श्रीलंका पर विजय प्राप्त कराया था। राम निषाद राज जो थे, राम के मंत्रिमंडल में आए थे, उनके मैं कहता हूँ हमारा इतिहास, जी डॉक्टर साहब, आपका इतिहास बड़ा स्वर्णिम है। डॉक्टर निषाद, आपका गले मिले निषाद राज, धरती पर शांति आई ना। निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ आई, आज राम मंदिर बन रहा है, और माननीय कल्याण सिंह के सपने को साकार। कई सालों से बहुत खून खराबा हुआ, ये पिछली सरकारें हत्यारी है हमारे समाज का। वोट तो लेती है, राम मंदिर बनाने गई, आप गोली चलाए, दूसरा कुछ करते, बौछार डालते, आंसू गैस डालते, उन्हें अरेस्ट करते, लेकिन गोली मरवा के कई लोगों को, कारसेवकों गए तो मेरे लोग थे ना, उसमें कितने यादव मरे थे, कितने कुर्द मरे थे, कितने ठाकुर ब्राह्मण, कितने दलित मरे तो हमारे वंश चले। तो आज के दिन में डॉक्टर संजय राम निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ आई, बिना एक खून खराबे के शांति से मंदिर बन रहा है, और माननीय कल्याण सिंह के सपने को साकार करा रहे हैं, हमें बहुत आराम है। संजय निषाद जी, ओम प्रकाश राजभर जी कह रहे हैं कि और तमाम बिहार की पार्टी के बड़े नेता कह रहे हैं कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए, आपकी क्या राय है इसमें? प्रदेश में कि जाति गणना करने का धरना प्रदर्शन ज्ञापन देता रहो, विज्ञापन से नहीं चलता। जिन पार्टियों का नाम ले रहा है ये विज्ञापन वाली पार्टी है। मैंने ज्ञापन दिया 824 तहसीलों में, 403 विधानसभाओं में, 75 जिलों में, इस बात का ज्ञापन दिया कि हमारा जो जनगणना होना चाहिए वो राष्ट्रपति के नोटिफिकेशन, जो राष्ट्रपति ने सेंसस मैनुअल 1962-61 दे रखा है। हमारी गणना 1961 में हुई, हम 70 लाख थे। ऐसी जनगणना हुई कि आज 2011 में मझवार को 3000 कर दिया। ये हमारे लोग कहाँ चले गए? इस तरीके की जनगणना नहीं होनी चाहिए। मैं 2022
सत्ता में आ रहा हूँ, ऐसे सारे अधिकारियों को जांच कराऊंगा और जो इतनी बड़ी धोखेबाजी किया उन्हें जेल भेजवाने का काम करेंगे। मैं जनगणना सभी बिरादरी का चाहता हूँ, सभी बिरादरी का जनगणना चाहता हूँ और उनकी संख्या के हिसाब से उनकी हिस्सेदारी भी चाहता हूँ, मेरा एजेंडा है। बिल्कुल संजय निषाद जी, बिल्कुल संजय निषाद जी, बिहार के तमाम नेता खुद नीतीश कुमार कह रहे हैं और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस देश में हाथियों की जनगणना हो सकती है, शेरों की जनगणना हो सकती है, तो पिछड़ों की जनगणना क्यों नहीं? दिया ना केंद्र ने, कौन पिछड़ा रहेगा कौन अनुसूचित रहेगा, पहले से दिया हुआ है। राज्य सरकार को तय करना है कि कौन पिछड़ा रहेगा कौन अनुसूचित रहेगा। तो ये राज्य सरकारें बेईमान रही हैं, हमें क्यों पिछड़े में डाल दिया जब हम अनुसूचित में रहे हैं? तो बेईमान तो ये लोग हैं ना। हम कहते ऐसा लेकुना लगा के सर्टिफिकेट दे, हम कहते इनकी सहयोग से 70 साल सरकारें रही दिल्ली में, तो हमारे मामले को क्यों नहीं हल कराया? आज के दिन पार्टी ने हमें पिछड़े हटाया, इसके मतलब हम सही थे ना। जाते जाते 5 दिन रह गया तब दिया, 5 साल पहले देते तो मैं लड़ता ना। इसके मतलब नियत विशम्बर जी दिल्ली में जब आवाज उठाते हैं हमारे आरक्षण का, तो समाजवादी पार्टी के सारे सांसद भाग जाते हैं। हम कहते हैं फूलन देवी की हत्या हुई, जांच क्यों नहीं होता? जमुना निषाद की हत्या होती, जांच क्यों नहीं होता? हम कहते आज बधाई दूंगा केंद्र सरकार को कि अभी राज्य सरकारों को कह दिया, फ्री कर दिया कि भाई आप तय कर लो कौन पिछड़े में कौन तय कर दिया, गिन लो। हम कहते राज्य सरकार गिन के बता तो दे। हम कहते संजय निषाद जी, कहने क्यों भीख मांगने की जरूरत है? जब आप सरकार चला रहे हो तो गिनती करा लो ना। अगर गिनने के लिए सरकार रोके, अगर हाथी गिन रहे हो, कुत्ता बिल्ली गिन रहे हो, जैसा शर्म नहीं आती कहने में, तो हमारे निषाद को भी तो गिन दो, केवट मल्लाह को भी गिन दो। शर्म नहीं आती नीतीश जी को कि मैंने कई बार ज्ञापन दिया कि जब बिहार जो है बंगाल का पार्ट है और बंगाल में केवट और बिंद अनुसूचित जाति की सूची में है, जब संविधान अलग हुआ, प्रदेश अलग हुआ, तो संविधान का पन्ना गायब कहां से हो गया? केवट मल्लाह बेचारे गायब कहां से हो गए? तो अनुसूचित से हटा के पिछड़े में डाल दिया, तो कम से कम इतना बड़ा आबादी का वोट भर लेंगे, खाली कागज में घुमाएंगे गोल गोल, मंत्री बनाएंगे संतरी बनाएंगे, इससे नहीं। मैं कहता हूं कि नीतीश को पावर है, मुख्यमंत्री है, वो गणना करा ले। जब कुत्ता बिल्ली निषाद जी, आप ठीक है, आप पूरा भरे हुए हैं। और संजय निषाद जी सवाल सुन लीजिए। सवाल यह है कि जनगणना कराने का अधिकार केंद्र सरकार के पास में है और ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं पिछले 74-75 साल से जनगणना ना होने की वजह से काफी नुकसान हुआ है, ऐसे में जातिवार जनगणना हो जानी चाहिए। राजनीति कर रहे हैं ना। 40 साल पहले ये बात क्यों नहीं याद आई? जब उनके सहयोग से सपा चल रही थी, बसपा चल रही थी, कांग्रेस चल रही थी। नीतीश भी 40 साल से राजनीति कर रहे हैं, इससे पहले क्यों नहीं आवाज उठाए? आप तब उठ रहा जब हमारे जैसे लोग कूद कर सड़क पर आए, ज्ञापन दे रहे हैं कि गिनती सही होनी चाहिए, 420 को हटाना चाहिए, सिस्टम से गिनती होनी चाहिए जो राष्ट्रपति ने कह रखा। उस पर इन लोगों की मर्जी लग रही है, मामले को मुद्दे को हटाना चाहते हैं कि भाई ऐसे हो जाए कुछ करना है। हम कहते हैं राज्य सरकार गिन लेना है, अगर केंद्र रोकती है उनको राष्ट्रपति शासन लगाती है तब तो कुछ करेंगे। कहते हैं जी गिने तो पहले। संजय जी मेरा सीधा सवाल आपसे यह है कि जनगणना कराने का अधिकार केंद्र सरकार के पास में है, तो क्या आप भी मांग करेंगे कि केंद्र सरकार जातिवार जनगणना कराए? अभी हमने आवाज उठाई कि साहब गिनती हो जानी चाहिए, इसमें नुकसान हो रहा है, गिनती करवा दीजिए। गिनती करवाने से ज्यादा फायदा हो जाएगा, सबके मुंह बंद हो जाएंगे, वोट आ जाएगा, सवाल खत्म हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने संसद में कहा कि, और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वो जातीय जनगणना कराने के मूड में नहीं है, जातीय जनगणना नहीं कराएंगे। वह भारतीय जनता पार्टी केंद्र और राज्य में सरकारें हैं बहुत ढेर सारे, वो उनका मामला है। हम सहयोगी दल है, हम सहयोगी दल उतने बोल सकते हैं जितना अधिकार जितना ताकत होता है। हम अपने मुद्दे के हल के लिए उनके सहयोग के साथ उनके साथ हैं। हम हमेशा यही चाहते हैं, एजेंडा हमारा एजेंडा पहले हल हो जाए ना, हमारे मुद्दे हल हो जाए तब तो तीसरी बात करेंगे। अभी हम अपने मुद्दे पर कायम नहीं रहेंगे तीसरी बात करने। संजय निषाद जी आप एक लाइन में बताइए जी। हेलो संजय निषाद जी आप एक लाइन में बताइए आपका एजेंडा क्या है?
तीन एजेंडे हैं। पहला एजेंडा है, ये राष्ट्रपति ने हमें कह रखा कि केवट मल्लाह मझवार हैं, हम पिछड़े में नहीं है। वो सरनेम है केवट मल्लाह। दलित का बेटा कोई भी सिंह लिखेगा, वर्मा लिखेगा, गौतम लिखेगा, कुरी लिखेगा, दोहरे लिखेगा, तो चमार भाई का सर्टिफिकेट मिलेगा। धोबी जो है कनौजिया ब्रजक बरेठा लिखेगा, मिलेगा। हम कहते पासी पासवान लिखेगा, रावत लिखेगा, ठाकुर मिलेगा। तो मेरा मझवार का बेटा केवट मल्लाह बिंद कश्यप कहाँ लिख देगा, क्यों नहीं मझवार का मिलेगा? हम कहते हैं हमारा पिछड़ी में हटा दिया जाए। अब राष्ट्रपति राज्यपाल ने पहला मेरा मुद्दा, उस पर सहमति बन गई, काम हो रहा है। दूसरा मेरा मुद्दा है कि ताल घाट नदी मेरा रोजी रोटी अंग्रेजों ने भी छीना। बाद में लास्ट में जब हम आजाद हुए तो हो गया कि निषाद का हक बनता, ताल घाट नदी बालू पर इनका हक है पहला। ये बसपा ने आते 2007 में हमारा रोजी रोटी छीन लिया, तो हमने उनका सत्ता छीन लिया। सपा बजा दिया, वो भी गायब हो गए, वो भी गुमराह करते रहे। कांग्रेस में लटकाए, उन्हें लटका दिया। भारतीय जनता पार्टी से मेरा उम्मीद है कि हमारे समाज के रोजी रोटी जैसे पहले मिल रहा था, इनका अधिकार था, खाना मत छीनो क्योंकि इनका भोजन है, इनको दो, इनको इनका काम करो। उसमें भी लेकुना लगा दिया, अनुसूचित को प्राथमिकता मिलेगा। ये बताओ, अनुसूचित हर जगह रहेगा, मछली भी मारेगा, डीएम भी बनेगा, कमिश्नर भी बनेगा, IAS TCS भी बनेगा, और निषाद खाली मछली इनको लोग सब कह जाएगा। तीसरा, हमारे ऊपर पिछली सरकारों ने बहुत मुकदमे लगा दिए हैं, वो मुकदमे हमारे वापस होना चाहिए। चौथा, राष्ट्रपति के द्वारा जो गिनती हुई है, उन्होंने एक किताब लिख के हर राज्य सरकार को भेजा, उत्तर प्रदेश भी भेजा है कि केवट मल्लाह मझवार है, वो हमारी गिनती होनी चाहिए। हमारी संख्या के हिसाब से सरनेम जितने भी लगाए हम लगाते रहते सरनेम। सांसद इंजीनियर फैमिली सादा उनका एक सरनेम संतोष है। हम कहते हैं सरनेम लगाने से नाम नहीं बदलेगा। तो हमारा यही एजेंडा है, और हमारी संख्या के हिसाब से हमें संख्या के हिसाब से राजनीति में हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, शिक्षा स्वास्थ्य में, हर क्षेत्र में, रोजगार में भी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, और कुछ नहीं। क्योंकि हमारे लोगों ने देश को आजाद कराया था और हमें वो अधिकार मिला हुआ। और मैं आज के दिन में बहुत कल्याण सिंह संजय निषाद जी सवाल सुन लीजिए। संजय निषाद जी सवाल सुनिए जी, सवाल एक सुन लीजिए। सवाल ये, एक समय बहुत कम है हमारे पास में। सवाल यह है कि दलितों की जनगणना तो पहले से ही होती आ रही है, और अगर आप दलित उसमें आते हैं जी, अनुसूचित जाति आयोग में भरा है, समाज कल्याण विभाग में भरा है, और कचहरी में भरा है, तो वो कहा हम दूसरी विरासत। दलित का मतलब खाली चमार भर होता है क्या? दलित का मतलब धोबी पासी कहार 66 समूह है, वो 66 समूह तो होना चाहिए, नहीं जो होना चाहिए इसमें। हम कहते हैं इसका दलित का मतलब एक बिरादरी नहीं, जाता चमार भाई नहीं है, और भी है देश को। अनु मतलब नीचे, सूचित मतलब सूचित किया जाएगा। क्या सूचित किया जाएगा? इस देश को आजाद करा के कानून बनाकर उजाड़ा किया है, इसलिए सूचित किया जाएगा तुम्हारी सूची में नाम है, तुम्हारा बेटा जाएगा पढ़ने, वजीफा पाएगा, तुम्हारे लिए MP MLA की सीट खाली है, वहां लड़ोगे, सदन में जाकर हिस्सा। ठीक है संजय जी, ठीक है संजय जी, बहुत शुक्रिया के न्यूज़ से बात करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हैं संजय निषाद जी, जो कह रहे हैं कि जातिवार जनगणना होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ में विपक्ष को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सपा, समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, सभी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि आखिर उन लोगों ने इसकी जातिवार गणना क्यों नहीं की, और क्यों नहीं निषाद और कश्यप को, इन सबको दलित में शामिल किया। हम आपको बताते चले कि मायावती ने भी अपने शासनकाल के अंतिम समय में विधानसभा से पारित करा करके 17 लोगों को पिछड़ी जात से निकाल करके अनुसूचित जात में शामिल करने का ऐलान किया था, केंद्र सरकार को भेजा था। और यही काम अखिलेश यादव ने भी किया था कि अपने शासनकाल के अंतिम समय में इन्हीं 17 जातियों को दलित में, अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए विधानसभा में बिल पारित करवा करके केंद्र सरकार को भेजा था, लेकिन दोनों बार ये चीज़ें नहीं हो पाई। अब संजय निषाद एक बार फिर से कह रहे हैं कि ये होना चाहिए, इससे उनका काफ़ी नुकसान हो रहा है। सरकार इस पर क्या एक्शन लेती है, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। और हम इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त कर रहे हैं। ब्रेक पर अब जाएंगे, आप अपना स्क्रीन छोड़ करके कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपकी मुलाकात कराएंगे UPSST यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रवीर कुमार जी से। कल PET की परीक्षा है, करीब 21 लाख परीक्षार्थी इसमें शामिल हो रहे हैं। अब तक जितनी परीक्षाएं होती हैं आई हैं, उसमें कोई ना कोई दिक्कत पेश आती रहती है, लेकिन इस बार प्रवीर कुमार जी ने फूल प्रूफ योजना बनाई है, क्योंकि लड़के जो परीक्षार्थी हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनके सामने ही पर्चा खुलेगा और उनके सामने ही कॉपी शील होगी। जब तक वो नहीं चाहेंगे तब तक वो कॉपी शील
नहीं होगी और रास्ते में भी वो सील को कोई खोल नहीं सकता है। इसके अलावा आगे कौन कौन सी वैकेंसीज आने वाली हैं, उनके रिजल्ट कब तक आएंगे, इसके साथ जो चुनाव मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू होने जा रहा है, क्या उसमें ये भर्तियां कहीं फंस तो नहीं जाएंगी, इन सब सवालों के जवाब विस्तार से जानने के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़। आपसे कुछ देर बाद हम हाजिर होंगे और प्रवीण कुमार जी से आपकी मुलाकात कराएंगे।